दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और कहानी की सीरीज हमने शुरू की थी जो नेट के सिलेबस में आपके लगी है, नेट की कहानियाँ। उसका हम कथानक देख रहे थे, वाचन कर रहे थे, ठीक है, पात्र देख रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उसके उन पे हम चर्चा कर रहे थे। तो इसी कड़ी में अगली कहानी हमारे साथ होने जा रही है शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार। प्रेम संबंध पर आधारित ये कहानी है। और गोपाल राय के अनुसार तो, ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार ये प्रेम और संवेदना की कहानी है, ठीक है। इसमें आंशिकता का पुट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गरीबी भी आपको देखने को मिलेगी इस कहानी में, ठीक है। एक झलक गरीबी की दयनीय दशा की भी देखने को आपको मिल जाएगी। तो कहानी बहुत मार्मिक होने वाली है, वीडियो तक अंत तक बनी रही वीडियो की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेखर जोशी जी का सामान्य सा परिचय, कोसी का घटवार। और शेखर जोशी का जन्म होता है 1955 ईस्वी में, निधन 4 अक्टूबर 2022 ईस्वी को हाल ही में हुआ है। कहानी संग्रह की बात कर लेते हैं तो कोसी का घटवार ये 1958 में कहानी है। और सॉरी, कहानी नहीं, कहानी संग्रह, ठीक है। और इस संग्रह में 10 कहानियाँ संकलित हैं और वो मैंने 10 कहानियाँ आपके सामने में लाया हूँ। वो क्यों? क्योंकि एक बार परीक्षा में प्रश्न बना भी था, 2020 की बात है, मैं खुद वो परीक्षा दे रहा था कि परिंदे कहानी संग्रह जो है निर्मल वर्मा का, उसमें कितनी कहानियाँ संकलित हैं, ठीक है। तो जो छोटे छोटे संकलन होते हैं उसमें इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि परिंदे कहानी संग्रह में 7 कहानियाँ केवल संकलित थी और ये कोसी का गढ़वार में भी 10 कहानियाँ संकलित हैं। तो छोटा सा संग्रह था ये, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो कहानी थी वो थी दज्यू, उस्ताद, कवि प्रिय, कोसी का घटवार, बदबू, बंद दरवाजे, खुली खिड़कियाँ, किम करोमी जनार्दन, ठीक है। और किम करोमी जनार्दन जब उसका दूसरा संस्करण प्रकाशित होता है तो वो बाबा नाम से प्रकाशित होता है, ठीक है। उसके बाद शुभ दीदी, जी हजूरिया, ये 10 कहानियाँ इस कहानी संग्रह में संकलित थी। इसके बाद ये कहानी संग्रह देखते हैं साथ के लोग 1978 ईस्वी, हलवाहा 1981, मीरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994 ईस्वी, ठीक है। और बच्चे का सपना 2004 ईस्वी। ये कहानी संग्रह यानी कि प्रकाशित हैं शेखर जोशी जी के। अब कोसी के घटवार के संबंध में कुछ जानकारी हम लेते हैं क्योंकि सिलेबस में हमारे वही कहानी लगी है, ठीक है। तो उसके संबंध में हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये प्रश्न बन सकता है कि कोसी का घटवार सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कहानी, ठीक है। कोसी का घटवार कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो 1957 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई कौन? कोसी का घटवार। इसका कथानक देख लेते हैं और छोटा सा कथानक हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कहानी का पाचन तो हम करते ही हैं। देखिए, प्रेम, भावुकता एवं गहरी अनुभूति प्रवण संवेदना की ये मशहूर कहानी गोसाई और लक्ष्मण के प्रेम की भावभूमि पर प्रतिष्ठित है। गोसाई फौज की नौकरी से रिटायर होकर पनचक्की चलाता है। लोग उसके यहाँ गेहूं पीसने के लिए आते हैं। कोसी के घटवार तट पर उसे अकेलापन सताता है और लक्ष्मण की अनेक स्मृतियां रह रहकर कौंध जाती है। लक्ष्मण के बाप ने प्रदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले से अपनी बेटी की शादी करवाना गवारा समझा था। 15 साल बाद वह आकर पंचक्की चलाता है तो एक दिन लक्ष्मण पिसान के लिए उसके समक्ष अनायास प्रकट हो जाती है, ठीक है। अब उद्देश्य और वर्णय विषय की बात कर लेते हैं। इस कहानी का मूल संवेदना क्या है, यानी उद्देश्य क्या है, वर्णय विषय क्या है। तो गोसाई और लक्ष्मण के प्रेम के माध्यम से प्रेम, भावुकता, अनुभूति प्रवण संवेदना एवं लक्ष्मण की अभाव भरी जिंदगी का चित्रण तथा लक्ष्मण का आदर्श और स्वाभिमान भी अंत में प्रकट होता है, ठीक है। उसका स्वाभिमान प्रकट इसलिए होता है कि गोसाई के द्वारा दिए गए जो पैसे होते हैं कि नोट जब देता है गोसाई तो वो नहीं लेती है, ठीक है। वहां पे उसका आदर्श और स्वाभिमान प्रकट होता है, ठीक है। विधवा की दयनीय स्थिति का चित्रण भी इस कहानी में व उसकी निर्धनता का चित्रण करना भी कहानी का उद्देश्य रहा है, परंतु ये गौण उद्देश्य है, ठीक है। जो प्रधान उद्देश्य इस कहानी का है गोसाई और लक्ष्मण का प्रेम है वो, ठीक है। उसके बाद शैली की बात कर लेते हैं। तो ये शैली जो है ये भावनात्मक शैली है, मनोविश्लेषणात्मक शैली है, ठीक है। लक्ष्मण के मन में क्या चला होता है, गोसाई के मन में क्या चला होता है, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक शैली भी इसको कह सकते हैं और संवादात्मक शैली भी है, क्योंकि संवाद भी इस कहानी में आएंगे, ठीक है।
अब देखते हैं पात्र। तो पात्र जो है इसमें जो प्रधान पात्र है वो गोसाई, लक्ष्मा और लक्ष्मा का बच्चा, ये तीन जो ये प्रधान पात्र हैं। उसके बाद गौण पात्रों में लक्ष्मा का पति आएगा, सैनिक आएंगे, ठीक है। लक्ष्मा का पति राम सिंह आएगा, ठीक है। सैनिक आएंगे, लक्ष्मा का पिता आएगा, ठीक है। उसका भी एक वाक्य, एक कथन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इत्यादि पात्र है। बाकी जब हम कहानी का वाचन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। देखिए विद्वानों के मत देख लेते हैं। और विद्वानों के मत मैं सिर्फ इसीलिए और जो महत्वपूर्ण है उन पे ही चर्चा करता हूँ, इसीलिए वो, क्योंकि देखिए जब हम इन मतों को देखते हैं तो ये होता है कि हमारी जो कहानी को समझने की एक शक्ति है वो ज़्यादा विकसित होगी, कहानी को हम ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। कहानी के संबंध में ही कहा गया है कि सामान्य जैसे पहाड़ी अंचल की कहानी कहना माना गया, ठीक है। सही कहानी माना गया, ये विजय मोहन शर्मा के मतानुसार कह रहे हैं, ठीक है। सामान्यतः इसे पहाड़ी अंचल की कहानी माना गया है, किंतु उसमें आंचलिक कहानी का व्याकरण नहीं मिलेगा, ठीक है। कई विद्वान जो इसे आंचलिक कहानी भी मानते हैं, परंतु इस कहानी में जो ये विनय मोहन शर्मा जी हैं कह रहे हैं कि इसमें आंचलिकता का पुट नहीं देखने को मिलता, ठीक है। बल्कि स्मृति को टोला जाए तो उसमें कालजयी कहानी उसने कहा था कि अब शेष मिलेंगे, ठीक है। यानी कि अगली कड़ी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और जब हमने को कहानी पढ़ ली है, उसने कहा था आप भी इस कहानी को, ठीक है, उस कहानी से रिलेट कर सकते हैं जब हम वाचन करेंगे। तो ये कहानी घनघोर गरीबी के बीच गहरी मानवता की, ठीक है, या मानवीयता की कहानी है, ठीक है। इसमें गरीबी भी आपको देखने को मिल जाएगी। गोपाल राय जी कहते कि शेखर जोशी जी की, ठीक है, शेखर जोशी की ये बहुत चर्चित कहानी पहाड़ी परिवेश से जुड़ी होने पर भी वस्तुतः प्रेम की गहरी संवेदना की कहानी है, ठीक है। प्रेम की गहरी संवेदना की एक कहानी है। ये तो हो गए विद्वानों के मत, ठीक है। कथानक हो गया, पात्र होगा, शैली हो गई और वर्णन विषय हो गया, ठीक है। कहानी का, कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई और कब प्रकाशित हुई, कौन से संग्रह में संकलित है। तो ये कहानी संग्रह कोश की घटवार नाम से संग्रह है इनका, उसी में ही संकलित है। और उस कहानी संग्रह में 10 कहानियां भी साथ में संकलित हैं, ठीक है। तो कहानी का वाचन दोस्तों हम शुरू कर देते हैं। कहानी का वाचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कहानी का वाचन भी साथ साथ करते हैं। कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है, ठीक है। और बहुत प्रसिद्ध कहानी है ये, ठीक है। शेखर जोशी की प्रतिष्ठा का या प्रसिद्धि का आधार इस कहानी को माना जाए अगर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। और हाल ही में उनका निधन हुआ है 22 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। 4 अक्टूबर 2022 को, सॉरी, ठीक है। तो कोसी का घटवार कहानी संग जो ये है इसका हम वाचन कर रहे हैं। आपको कहानी स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो बहुत मार्मिक कहानी है, आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जहाँ पे मुझे जरूरी लगेगा मैं खुद बता दिया करूँगा। बाकी जहाँ पे आपको खुद लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। और नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है। और कहानी पढ़ने में तो आपको अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। कोसी का घटवार। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के व्रत में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे ये जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है। किंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खसर खसर की, खसर नहीं सॉरी, खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुक कर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक सफेदी, ठीक है, हर की सफेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा शशाला। ये उसकी गाली है, ठीक है। जा शशाला से बोलता है, वो कहानी में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। सुबह से अब तक 10 पंसेरी से भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। कैसी अनहोनी बात। कौन कह रहा है यहाँ पे, किसका वर्णन हो रहा है, आपको मैं बताता चलता हूँ। यहाँ पे गुसाई कह रहा है, ठीक है। तो बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादल का नाम निशान नहीं, ठीक है, नाम निशान ही नहीं है। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार बीज क्यारियाँ सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गुलों के किनारे के किसी, ठीक है, किनारे के घाट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे हैं गोसाई का ये घाट, ठीक है, कोसी नदी है उसके किनारे। और घटवार किसको कहते हैं, घटवार इनके घाट को कहते हैं, ठीक है। शीर्षक को मैंने आपको समझाया नहीं। तो कोसी की नदी के किनारे
इसका घट यानी कि घराट जहाँ पे जो वो आटा पीसा जाता है, ठीक है। पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मार देती है, ठीक है। किसकी चाल? घट की। चक्की के नीचले खंड में छिछर छिछर की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज! अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दी जाए। छप छप छप। पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गोसाई पानी की गूल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फर्लांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गूल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गूल के किनारे चलकर घट पर आया, ठीक है, आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जोर से आ रहा था, ठीक है, उसकी ओर आ रहा था और जल्दी जल्दी आ रहा था। गोसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, हैं हो, यहाँ लंबर देर में आएगा। 2 दिन का पिसाना भी जमा है। ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। उमेद सिंह भी कहानी के पात्र हैं। अब आप लिख सकते हैं, क्योंकि गौण पात्रों से प्रश्न बन जाता है, क्योंकि जो मुख्य पात्र होते हैं वो तो सबको पता होती है, परंतु गौण पात्र जो होते हैं वो किसी को याद नहीं होते। इसलिए आज की डेट में प्रश्न गौण पात्रों से बहुत ज़्यादा बनते हैं, वो नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे वो कहानियाँ ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे? गोसाई होंठों ही होंठों में मुस्कुराया। शाला कैसे चीखता है, ठीक है, जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन ना सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप है जी, ठीक है, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर ही चले जाओ, ठीक है। वह आदमी लौट गया। महल की छांव में बैठकर गोसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ करता हुआ उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की का पाठ चल रहा था। किट 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 खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाठ पर टकरा रही थी। छिछर छिछर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज नहीं, कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेपती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाई आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चरैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर। 2-4 क्षण की बातचीत का सहारा ही होता। कभी कभी गोसाई को ये अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का ये अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके। ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीबी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गोसाई ने खोला। गूल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की ये शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलबटों को ठीक करते करते गोसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होंठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गोसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत ये अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। यहाँ पे हवलदार नहीं होना चाहिए, हवलदार होना चाहिए, ठीक है, ये हवलदार है। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। यहाँ पे धर्म सिंह का पात्र है, उसको भी लिख लीजिए। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट, वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गोसाई फौज में गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि गोसाई किससे प्रभावित होकर फौज में गया, तो हवलदार धर्म सिंह से इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती। तो ये खुद ही प्रश्न बनाने चाहिए हमें और लिखने चाहिए, नोट करने चाहिए। पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबद्ध है। उस वार की छुट्टियों की बात, कौन महीना, हाँ बैसाख ही था।
सर पर क्रॉस खुखरी की क्रेस्ट वाली काली किस्ती नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी पर पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़ बन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था। ठसाठस बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बैठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़िया हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था, कल के शर्मीले गुसाई को उस नए रूप में देखने का कुतूहल भी था। पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह नहीं थी। ठीक है, वह वहां नहीं थी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है उसकी प्रेमिका की, लक्ष्मा की। ठीक है, नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटैया के खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी। पर गुसाई उस दिन उससे मिल ना सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान, नरसिंह भी एक पात्र है, इसको लिख लीजिए, और वो प्रधान इस गांव के। उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर शोभनीय का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लगा। शोभनीय भी एक कहानी का पात्र आ गया। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था। किसको मिला था मौका? गुसाई को मौका मिला। लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वो छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना छपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। काफल फल होगा, ठीक है। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी वहां की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंसती थी। ठीक है, पुरानी बात। क्या कहा था गुसाई ने? याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी शुभा, या कुछ ऐसा ही कहा था। ठीक है, पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुबा ने। रमुबा यानी कि राम सिंह, इसके जो वो पति होते हैं लक्ष्मा के बाद में। ठीक है, जो तुरी निशान लेकर उसे बहाने आया था, जिसकी आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, प्रदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले कुछ छोकरी कैसे दे दे? ठीक है, छोकरी कैसे दे दें? बोला हम। लक्ष्मा के बाप ने ऐसे कहकर उसकी शादी जो वो कहीं और करवा दी थी। ठीक है, ये कथन बन सकता है कि ये किसने कहा है इस कहानी में। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कथन है। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगशिर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही करण सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़ी खड़ी उसे कहा था। किशन सिंह सॉरी, ठीक है। सिपाही कौन है उसकी यूनिट की? किशन सिंह। इस पात्र को भी लिख लीजिएगा। हमारे काम के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। ठीक है, इस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शकल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक ही है। लक्ष्मा लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। देखिए यहाँ पे लेखक जो कुतूहल बनाने के लिए, हास्य उत्पन्न करने के लिए इस तरह की जो भाषा शैली होती है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि उत्सुकता बनी रहती है। ठीक है, जो पढ़ने वाले पाठक होते हैं वो पूरी कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह की भाषा शैली भी आपको देखने में मिल जाती है। तो कहानियाँ हैं, परंतु उपन्यास में आपको इससे भी खराब शैली मिलती है, उसमें गालियाँ गलौज तक होती हैं। ठीक है, गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रमडे था उस दिन, हमेशा आधा पैक लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई थी। ठीक है, रमडे यानी कि रम शराब को कहते हैं। ठीक है, शराब की ब्रांड का नाम है वो। ठीक है, तो रमडे था उस दिन, फौज में चलता होगा ये सब। ठीक है, तो रमडे था उस दिन, पेशी करवाई थी मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। ठीक है, सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, शाशाला शशाल। ठीक है, शशाल उसका ये गाली है। ठीक है, एडजुटेंट अब उसकी इस तरह की भाषा शैली, पत्नी से मतलब क्या है। ठीक है, गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकाल कर लक्ष्मा से मिला था। गंगनाथ जी की कसम। ठीक है, गंगनाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। ये लक्ष्मा ने वादा कर दिया भाई। ठीक है, किससे वादा कर दिया उसने वादा कर दिया गोसाई से। ठीक है, और कसम खा दी गंगनाथ जी की। ठीक है, गंगनाथ उनके देवता होंगे वो। ठीक है, भगवान होंगे। ठीक है,
तो उसने कसम कर दी। तो और उसको अब गोसाई को भी विश्वास हो गया कि भाई उसने तो कसम कर दी। वो भी बेफिक्र होके फौज की नौकरी पे चला जाता है दोबारा। बरसों से वह सोचता आया है कभी लक्ष्मण से भेंट होगी तो वह से कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर यानी कि जगराता लगाकर प्रायश्चित जरूर कर लें। देवी देवताओं की झूठी कसम खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मण से कब भेंट होगी ये वही नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन ही नहीं होता। लक्ष्मण के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलट कर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलेंटरी ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गोसाई सिंह का नाम ऊपर आता था। फौज में क्या काम, उसका क्या ओहदा था, ठीक है, वो था नायक था वो फौज में, ठीक है, नायक गोसाई सिंह का, ठीक है, उसका नाम पहले आता था लगभग 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही वो गांव लौटा। 15 साल बाद हिजर में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मण का वह हट उसे अकेला बना गया। लक्ष्मण का हट यहाँ कहने का मतलब क्या है कि उसने तो लक्ष्मण से प्रेम किया था और सच्चा प्रेम किया था, ठीक है, सत्य प्रेम इसलिए किया कि उसने भाई शादी भी नहीं करी, ठीक है, लक्ष्मण ने तो कर ली तो उसको तो लक्ष्मण ही चाहिए क्योंकि उसको तो प्रेम उसी से हुआ था, ठीक है। तो ये है उसका यहाँ पे मतलब कि उसका हट जो है लक्ष्मण का हट उसे अकेला बना गया। आज के इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गोसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता, शब्द शब्द अक्षर अक्षर, कितना देखा कितना सुना और कितना अनुभव किया उसने। पर नदी किनारे ये तपती रेत पर्नचक्की की खटर पटर और मेहल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गोसाई और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन निस्तब्ध सुनसान। एकाएक गोसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी की भीड़ की पगडंडी से सर पर बोझ लिए एक नारी आकृति उसी की ओर चली आ रही थी। गोसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वो बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिसान स्वीकार करने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गोसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उल्ट कर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किट किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथाने की छिछर छिछर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसटती हुई खरखराहट का, ठीक है, घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गोसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर, ठीक है, एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। ये किसने कहा? ये लक्ष्मण ने कहा। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे ये पूछ रही थी। गोसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बांधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गोसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़ियां किट किट बोल रही थी और उसी गति के साथ गोसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। छोटे घर के, ठीक है, सॉरी घर भी नहीं है, घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्य, सॉरी यहाँ पे अन्न होना चाहिए, अन्य अन्न का चूर्ण फैल रहा था जो अब तक गोसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वे शब्द दोहराए, ठीक है, वही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझ सर पर रखे हुए गोसाई को उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गोसाई ना टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीले लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे सर में कहा दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने लौट पड़ी। गोसाई झुंझलाकर, ठीक है, सॉरी झुककर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने का वाध्य कर दिया, ठीक है, बुलाने को वाध्य कर दिया, आवाज देकर उसे बुलाने को
उसने मुंह खोला परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। बस्तरी नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मण। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मण। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। लंबी तो नहीं है परंतु ये कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। जहाँ पे पूर्ण विराम है, अर्ध विराम होते हैं, ठीक है, तो इसका प्रयोग जो वो उस तरह से हमारे वाचन में दिखना चाहिए, ठीक है, तभी तो ये होते हैं और उस तरह से हमें रुकना भी पड़ता है, ठीक है। परंतु मैं रुक नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उस तरह से कहानी का वाचन करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। लक्ष्मण ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इस नाम से पुकारते थे। ये संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद ये थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर दोबारा उसे बुला रहा है या, ठीक है, या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गोसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मण क्षण भर रुकी और फिर घाट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गोसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मीहेल की छांव में चला गया। लक्ष्मण पिसान का थैला घाट के अंदर रखा। बाहर निकलकर उसने आंच के कोर से मुंह पूंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मीहल के पेड़ की छाया में घट की और पीठ किए गोसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम की एक पेड़ की छां को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गोसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी। बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने, ठीक है, कितनी देर में लंबर मिलता। आजाद संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गोसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि उनके तो बाल बच्चे हैं ही नहीं, ठीक है। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई, ठीक है, उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मण उसकी ओर देखे। इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मण, मायके कब आई? गोसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोकर यह प्रश्न इतनी संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मण के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मण ने शंक की दृष्टि से गोसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जलप्लावित होकर बहने लगी तो भी लक्ष्मण को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गोसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। बीच में से आंखें फाड़ कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गोसाई ही है। यहाँ पे पूर्व परिचित कहा है, ना कि प्रेमी कहा गया है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं लेखक ने लोक मर्यादा का भी ख्याल रखा है। तुम जानिए लक्ष्मण क्या कहना चाहती थी? तुम, ऐसा कहा लक्ष्मण ने। जन लक्ष्मण क्या कहना चाहती थी? शेष शब्द उसकी कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए घर लगवा लिया। गोसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों से लेकर लक्ष्मण उसकी पंखुड़ी को एक एक कर निर्देश से तोड़ने लगी और गोसाई पतली सींग लेकर आंख को रेतता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गोसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मण के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सर नीचे किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गोसाई देखता रहा। उसे ये नहीं सोच रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गोसाई का ध्यान लक्ष्मण के शरीर की ओर गया। उसके गले में जड़े हुए इनके सुहाग चिन्ह नहीं था। सतप्रभ सा गोसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यावहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मण से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गोसाई की सहानुभूति पूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मण आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी। बा भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांध कर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गोसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी, बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो
ढोकर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गोसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाढ़ियों के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मण घुटने मोड़ कर बैठी थी। गोसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। 15-16 साल में इंसान बहुत बदल जाता, वो क्या का क्या हो जाता है, वो आपको कहानी में लक्ष्मण के रूप में दिख रहा होगा, गोसाई के रूप में भी दिख रहा होगा। समय का ये अंतराल लक्ष्मण के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की चश्मा ही देख रहा है। इतनी तेज धूप है इस साल, लक्ष्मण का स्वर उसके कानों में पड़ा। प्रसंग बदलने के लिए ही लक्ष्मण ने ये बात जो जानबूझकर कही हो, और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहाँ लक्ष्मण बैठी थी। दाड़म की फैली फैली अधढंकी डालों से छन कर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मण के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी भी डुबो रही थी। ठीक है, गोसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी थी। लक्ष्मण ने प्रश्न तो गोसाई का ध्यान टूटा। ठीक है, हाँ अब तो 2 बजने वाले होंगे। उसने कहा, उधर धूप लग रही हो तो इधर आजा छाम में। कहता हुआ गोसाई एक जमाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, कहीं नहीं है, सॉरी यही ठीक है, कहकर लक्ष्मण ने गोसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखी हुई पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मण का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गोसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजलि से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर वापस पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के किनारे लौट आया था कि आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोर कर उसने आग सुलगाई और एक काली पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मण की ओर मुंह कर कह गया, चाय का टाइम हो रहा है, यानी कि टाइम हो रहा है, समय हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मण ने उत्तर नहीं दिया, वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गोसाई को काफी समय लग गया था। वापिस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मण की देह से सट कर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मण ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है। गोसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मण ने उसे झटक दिया, चुप रह, अभी लौट कर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मारा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गोसाई फिर उसी बंजर घाट में गया। एक थैली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मीहर के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। गोसाई ने बटलोई में दूध पानी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एनेमल का मग और एक एल्यूमिनियम के मैस्टिन के में गोसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा, इनके काम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास, ठीक है, हाथ से ऐसे होना चाहिए, हाथ से चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मण उठी। आटे की थैली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की गोसाई ना कह सका। वह खड़ा खड़ा उसी रोटी पकाती हुई देखते रहा। गोल गोल डिबियां सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। बरसों बाद गोसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मण के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, ये गोसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। ठीक है, किसी काम से वह बंजर घाट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मण रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गोसाई ने बच्चे की ओर देखा, वह दोनों हाथों में चाय का मग था में टकटकी गोसाई लगाकर गोसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लें, ठीक है, खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी, मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा। ये गोसाई कह रहा, टाइम से खाऊंगा। ये तो बच्चे के लिए स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। ना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आता
आ रहा है सूर्य, ठीक है। मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट कर दी। यूं ही कहते हैं, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप आंखें तरेर कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लगी आई होगी, डांटने से क्या फायदा? गोसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु मां की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी मां की ओर देख लेता था। गोसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा। तो लक्ष्मण ने झिटक दिया, मर अब ले क्यों नहीं लेता? जहां जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोने शुरू कर दे, गोसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ कर रखकर बच्चे के हाथों में दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर चुपचाप, ठीक है, बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गोसाई कुतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होंठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गोसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते खाते गोसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि उसकी ओर देख, ठीक है, करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गोसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आध रोटी और खा लेता। गोसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग में क्यों पड़ता? 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है। आज मैंने थोड़े पैसे ठीक है, आज थोड़े पैसे मिले, आज ले जाऊंगी और कुछ सौदा, ठीक है, लक्ष्मण कह रही हैं। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गोसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गोसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए रख ले, मेरे पास अभी और हैं, ठीक है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, ये तो बात चली थी तो मैंने कहा। लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया और यहाँ पे ही लक्ष्मण का आदर्श प्रकट हो रहा है, ठीक है। गोसाई को लक्ष्मण का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रुकी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है शशाला, ठीक है। कितना कमाया, कितना फूंका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है शाला, ठीक है, शशाला, ये उसकी गाली है। मैं आपको पहले बताया, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। परंतु गोसाई की स्तर के बावजूद भी लक्ष्मण अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन कट निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराई प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। गोसाई गौर से लक्ष्मण के मुख की ओर देखा, ठीक है। गोसाई ने गौर से लक्ष्मण के मुख की ओर देखा। बरसों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब बस सागर जैसे सीमाओं में बांधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार संकीर्ण दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस और पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के 3 से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकाल कर लक्ष्मण के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मण के निकटाया पिसान पिस जाने की सूचना से देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही हो, अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा, ठीक है, वो कुछ और ही सोचने लगी। इसलिए यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक भी आपको देखने का मिलेगा, क्योंकि इनके मन में अंतर्द्वंद चले रहते हैं, ठीक है ना। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग जो वो अचानक फीका होने लगा। पर गोसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जाकर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतीहर से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा सामने वाली पहाड़ी की
ठीक है। सामने वाली पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पगडंडी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता था। घट के अंदर काठ की चिड़ियां अब भी किटकिट आवाज कर रही थी। चक्की की पाट खिचर खिचर चल रहा था। ठीक है। और मथानी की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। ठीक है। बहुत मार्मिक कहानी दोस्तों। तो यहाँ तक अगर आपने देखा है, कहानी को सुना है, तो आपका बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम इसके साथ अगली कहानी में। बहुत धन्यवाद।